हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन इकानमी के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के जीएस पेपर में आ चुके हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच, बड़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। लेट्स बिगन। जो 1995 से 2019 तक के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1995 में आया था कि टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ असाइंड रेगुलेटरी पावर्स टू होम, मतलब सेबी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसी। किसको दिए? तो आंसर है सेबी को, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डिटेल में देखते हैं कि सेबी, SEBI means Securities and Exchange Board of India was initially constituted in 1988 as a non-statutory body. Later in 1992 it was given statutory status and powers through an ordinance for regulating Indian capital market. Its headquarters is in Mumbai. ठीक है, next question. Which one of the following 5-year plans recognized human development as the core of all development efforts? तो करेक्ट आंसर है द 8th 5-year प्लान। ठीक है, डिटेल में इसका आंसर देखते हैं कि द 8th 5-year प्लान 1992 to 1997 वाज बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मोड। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मोड के ऊपर बेस्ड है 8th 5-year प्लान। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स। ठीक है, दिस 8th प्लान बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मोड। ठीक है ना, This 8th 5-year plan was a plan for managing the transition from a centrally sponsored economy to a market-led economy through indicative planning. ठीक है, its main objectives were: number 1, to create employment, check population growth and achieve overall human development. ठीक है, number 2, to encourage growth, investment and diversification of agriculture. ठीक है, number 3, to strengthen infrastructure. number 4, to emphasize on the role of private sector in industrial development. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट वाली बताना है। तो 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें से 3 सही हैं। नंबर 1 के टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्राइसेस। ठीक है, नंबर 2 टू इंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल्स टू द फार्मर्स। ठीक है, नंबर 3 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज एट रीजनेबल रेट्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये PDS। ठीक है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि टू इंश्योर मैक्सिमम प्राइस फॉर द फार्मर, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में आंसर देखते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, फॉर्मरली नोन एज एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, एनालाइजेस द इनपुट कॉस्ट एंड रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, देयरबाय इंश्योरिंग अ मीनिंगफुल रियल इनकम levels to the farmers. It helps in maintaining the general price level and protect the non-producing consumer from violent fluctuations in the price of food grains. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पार्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन प्रोग्राम एंड विद द व्यू टू अट्रैक्ट फॉरेन एक्सचेंज, द गवर्नमेंट एंड द RBI हैव डिवाइज्ड 2 schemes known as FCNR A and FCNR B. Which of the following are true regarding these 2 schemes? तो आंसर है कि हाँ, इन 2 स्कीम FCNR A एंड FCNR B के रिलेटेड। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 है कि अंडर द स्कीम A RBI bears exchange rate fluctuations। ठीक है, देन अंडर स्कीम, हाँ, फर्स्ट है अंडर स्कीम A RBI bears exchange rate fluctuations, then under scheme B other banks are to meet out the difference in exchange rate fluctuations। ठीक है, हाँ, and then only scheme A has been withdrawn। ठीक है, not both। डिटेल में इसका आंसर देखते हैं कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, FCNR की फुल फॉर्म होती है ये। ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, हाँ, कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, दैट इज FCNR। हाँ, this FCNR A scheme, that is A account, started in 1975 to shore up the foreign
SHORE टू शोर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। FCNRA स्कीम वाज शट एंड रिप्लेस्ड बाय FCNRB, ठीक है ना। B इज़ फॉर बैंक, B का मतलब हो गया बैंक, ठीक है ना, इन 1993 में, ठीक है ना। दिस FCNRA स्कीम वाज शट एंड रिप्लेस्ड बाय FCNRB फॉर, हाँ, इन 1993, ठीक है। अंडर FCNRA द RBI बोर द करेंसी रिस्क while banks bear the risk under the FCNRB scheme, ठीक है। It is actually a term deposit that an NRI can open with the banks in India, ठीक है। It has a maturity of minimum 1 year and maximum 5 years, ठीक है। FCNRB is still in existence, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दिएंगे, उनमें करेक्ट वाला बताना, ठीक है। तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। पहला आ गया डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये भी सही। देन सब्सिडीज, ये भी करेक्ट। देन ऑल एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद प्रीवियस प्लान पीरियड्स, ये भी सही। देन इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी सही, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन सा? डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ऑल एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद प्रीवियस प्लान पीरियड्स एंड, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद प्रीवियस प्लान पीरियड, जो पहले पिछले वाले प्लान पीरियड्स के जो एक्सपेंडिचर थे वो भी जो है नॉन प्लान वाले एक्सपेंडिचर में रखेंगे, और इंटरेस्ट पेमेंट वो भी नॉन प्लान वाले में आता है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं आंसर के। एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन नॉन डेवलपमेंटल इश्यूज एंड नॉट रिफ्लेक्टेड इन द 5-year प्लान इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इंक्लूड्स सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट्स, एड, लॉ एंड ऑर्डर, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स लेफ्ट अनफिनिश्ड इन द प्रीवियस प्लान, ठीक है। हाउएवर द प्लान एंड नॉन प्लान डिस्टिंक्शन इन एक्सपेंडिचर हैज बीन डन अवे विद द यूनियन बजट 2017-18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो कुछ पेयर्स दिए गए हैं, तो करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा? तो करेक्टली मैच्ड जो है वो है नंबर, करेक्टली मैच्ड में पहला आ गया कि एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। आगे लिखा मॉनेटरी एक्सपेंशन, यस, सॉरी, इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये मॉनेटरी एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। देन लो इंपोर्ट ग्रोथ, इट मीन्स के रिसेशन इन इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। एक और इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गया है कि यूरो इश्यूज जो हैं, EURO यूरो इश्यूज, तो ये जो हैं शेयर्स हेल्ड बाय इंडियन कंपनीज इन यूरोपियन कंट्रीज, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बाकी सही है। थोड़ा डिटेल में आंसर देखते हैं कि इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लीड टू हाई लिक्विडिटी एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन इन द मार्केट। लो इंपोर्ट ग्रोथ इंडिकेट्स द स्लो डाउन और रिसेशन इन इंडियन इकोनॉमी। यूरो इश्यूज मीन द इश्यूज विच आर लिस्टेड इन ऑन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ऑल्दो द सब्सक्रिप्शंस फॉर द सेम मे कम फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड अदर देन इंडिया, ठीक है। यूरो इश्यूज वर नॉट द शेयर्स हेल्ड बाय इंडियन कंपनीज इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। Foreign institutional investors are included in the portfolio investment made in the country. Next question is कि what is the annual rate aimed at the 8th 5-year plan? आंसर है कि it is 5.6%, ठीक है ना। कि the annual growth rate target of 8th 5-year plan was 5.6% and achieved average growth rate was 6.68%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉर्पोरेशन टैक्स इज व्हाट, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट वाली बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर है कि कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट, यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। हाँ, थोड़ा डिटेल में आंसर देखते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। इट इज़ इन द यूनियन लिस्ट एंड शेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 के मुताबिक, 370 नहीं 270 के मुताबिक, ठीक है। आर्टिकल 270 के मुताबिक जो है ये कॉर्पोरेशन टैक्स जो यूनियन लगाती है और यूनियन और स्टेट दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। ये यूनियन लिस्ट में है, तो इसका प्रोविजंस जो है आर्टिकल 270 में है, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। हाँ, देन टोल्स, सेल्स एंड tolls, sales, land revenue and taxes on vehicles are some of the taxes that are levied and appropriated by the states, ठीक है। Taxes levied by the center and collected and appropriated by the states are stamp duties on bills of exchange, checks,
then promissory notes etc. and excise duties on medicinal and toilet preparation containing alcohol. ठीक है. Taxes, then taxes that is levied and collected by the center but distributed between the center and the states are mentioned in article 270. ठीक है, कि टैक्सेस जो कि सेंटर लगाता है, सेंटर और कलेक्ट करता है, मतलब कि लगाता है और कलेक्ट करता है सेंटर और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंटर स्टेट में, ये आर्टिकल 270 में मेंशन है. ठीक है. इट इंक्लूड्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन द यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेंशनड in the articles 268, 268A and 269. ठीक है. सरचार्ज ऑन टैक्सेस, सेस, CESSS and the duties in article 271. ठीक है. हाँ, इनको छोड़कर the sharing of the revenue is prescribed by the president on the recommendation of the finance commission. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वर एस्टैब्लिश इन दिसंबर 1945 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो हैं ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन पर दिसंबर 1945 में बनाए गए. Hence it is called Bretton Woods twins. ठीक है, कौन? वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विन्स. ठीक है, इसी वजह से. देन 5 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर, वर्ल्ड बैंक के 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं. नंबर 1 IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. देन IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. देन IDA मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. Then MIGA means Multilateral Investment Guarantee Agency. MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency. Then ICSID means International Center for the Settlement of Investment Dispute. ठीक है, ICSID हो गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID. ठीक है. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट 4 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट 4 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, मतलब कि IBRD, IFC, IDA एंड MIGA इनका मेंबर है इंडिया. ठीक है, और ICSID इसका मेंबर नहीं है. ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स इसका मेंबर नहीं है इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय होम. आंसर है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय, आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, डिटेल में देखते हैं क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय कॉर्पोरेशन ऑफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्टिकल 2 क्लास 1 सब क्लास A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 defines agricultural income as an income under any rent or revenue derived from land used for agriculture purposes. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया. कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें करेक्ट आंसर है कि वेरिएबल कास्ट रिजर्व रेशियोज. ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया, तो आंसर है इसका कि वेरिएबल कास्ट रिजर्व रेशियोज. ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि सेलेक्टिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इज यूज्ड टू डायरेक्ट क्रेडिट टू सम ऑपरेशन एंड रिस्ट्रिक्ट एंड रेशन टू सम अदर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटीज एंड पर्पसेस. ठीक है, दस द टोटल क्वांटम ऑफ क्रेडिट डजंट चेंज. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. On the other hand, bank rate, CRR, SLR, repo rate, and open market operations are instruments of quantitative credit control of the monetary policy. Next question is which one of the following is true regarding the जवाहर रोजगार योजना JRY. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी गई, करेक्ट बताना है. तो करेक्ट है इसका आंसर के अंडर द स्कीम जवाहर रोजगार योजना JRY 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज रिजर्व्ड फॉर वीमेन. यस, इट इज़ करेक्ट. ठीक है, कि जवाहर रोजगार योजना JRY started in 1989 under Prime Ministership of Rajiv Gandhi by dissolving National Rural Employment Program NREP and Rural Land Employment Guarantee Scheme
EGP, ठीक है ना. It has two sub schemes, namely इंदिरा आवास योजना IAY and मिलियन वेल्थ स्कीम MWS, ठीक है. हाँ, since 1st April 1999 it has been replaced by जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है ना. It has contributed in creating durable rural infrastructure and in improving standard of living of rural poor, ठीक है. Under scheme 30% of employment generated is reserved for women. In 2001 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना was merged with संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है. Next question is the Narasimha Committee for Financial Sector Reforms has suggested reduction in what? आंसर है कि it has suggested reduction in SLR, CRR, priority sector financing, ठीक है. कि नारासिम्हन कमेटी on the Narasimhan Committee for Financial Sector Reforms has suggested reduction in number 1 SLR, then CRR, then priority sector financing, ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि नारासिम्हन कमेटी was established in August 1991 to look into all aspects of the financial system in India. Its main recommendations are Narasimhan committee के number 1 कि it recommended that SLR should be reduced to 25% and CRR to 10%, ठीक है, cover the period of time. Banks would have more funds to deploy in remunerative loan assets due to lesser SLR and CRR, ठीक है. Number second is कि it redefined the priority sector to include the marginal farmers, tiny sector, small businesses, transport sector, village and cottage industries, etc. It also recommended a target of at least 10% of the aggregate credit for priority sector, ठीक है. Number 3 कि it recommended deregulation of the interest rates so that banks can themselves set the interest rate for their customers, ठीक है. Number 4 is it defined NPA means non-performing assets and recommended for transparency in the banking system, ठीक है. Then it also recommended setting up tribunals for recovery of loans, tackling doubtful assets and allowing entry of new private banks, ठीक है, etc, ठीक है. तो ये जो है नारासिम्हन कमेटी की जो है कुछ रिकमेंडेशंस थी मेन, ठीक है, जो कि नारासिम्हन कमेटी जो कि बनी थी कब 1991 में, अगस्त 1991 में, टू लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस इज द सेम ओवर द ईयर्स हैज़ बीन दैट. आंसर है कि हाँ, investment pattern has been directed towards capital intensive industries, ठीक है. हाँ, डिटेल में देखते हैं कि इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेन्स मोर और लेस द सेम ओवर द ईयर्स बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड अ लेस emphasis has been given to small scale and cottage industries, ठीक है. yes, it is correct. Next question is के the price fluctuations of 4 scripts in a stock market in the 4 quarters of a year are shown in the table below, ठीक है. 4 different investors had the following portfolios of investment in the 4 companies throughout the year, ठीक है. तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं और टेबुलर फॉर्म है, तो इसलिए ये आपको समझना मुश्किल होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द मेन रीज़न फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज. आंसर है कि हाई कैपिटल बाई आउटपुट रेशो, ठीक है. हाई कैपिटल बाई आउटपुट रेशो, हाई कैपिटल और आउटपुट रेशो जो है, दिस द मेन रीज़न फॉर लो ग्रोथ इन रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. डिटेल देखते हैं कि कैपिटल फिर ओब्लिक फिर आउटपुट, ठीक है, मतलब कैपिटल फिर बैकस्लैश देन आउटपुट, ठीक है. दिस कैपिटल बाई आउटपुट रेशो इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इज कैपिटल डिवाइडेड बाई आउटपुट, ठीक है ना. कैपिटल डिवाइडेड बाई आउटपुट ये जो रेशो है, ठीक है ना. हाँ, दिस कैपिटल आउटपुट रेशो इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. लो ग्रोथ रेट इन इंडिया in spite of high rate of savings and capital formation is high capital output ratio.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर outlay ऑफ द 8th 5-year प्लान कम्स फ्रॉम। आंसर है कि द डेफिसिट फाइनेंसिंग से, ठीक है ना, कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर outlay ऑफ द 8th 5-year प्लान कम्स फ्रॉम। आंसर है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डिटेल में देखते हैं कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर outlay ऑफ द 8th प्लान केम फ्रॉम द डेफिसिट फाइनेंसिंग विच इज़ अ पॉलिसी ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द न्यू एक्सिम पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1992 इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट। आंसर है कि इट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कि जो न्यू एक्सिम पॉलिसी कैपिटल में EXIM एक्सिम, द न्यू एक्सिम पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1992 इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया गाइडेड बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज़ नोन एज एक्सिम पॉलिसी इन शॉर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी मतलब शॉर्ट में एक्सिम पॉलिसी, ठीक है ना। X means export, IM means import, export import policy. It was announced in 1992 for a period of 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। हाँ, तो हाँ हमें ये बताना है कि द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द अबव वर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस बताना है कि कौन सी किस साल में बनी, ठीक है ना। तो तो इनका सीक्वेंस है कि जो ये 4 ऑप्शन हैं जैसे IFCI, ICICI, IDBI, UTI इनका, ठीक है ना। तो पहले बना इंडस्ट्रियल पहले बना ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ठीक है। ये बना 1948 में, 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ठीक है, 1948 1948 में। उसके बाद है ICICI मींस इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, ये बना 1955 में। देन आ गया UTI मींस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। तो ये UTI बना Feb 1964 में, ठीक है। और उसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDB जो है ये बना कब, जुलाई 1964 में। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1989 to 90 एंड 1994 to 1995, ठीक है। तो टेबल में लिखा जैसे 1989 से 1999-90 में डिफेंस में 51.1% जो है वो खर्च करा, और 1994 to 1995 में 13.6, मतलब थोड़ा कम हो गया डिफेंस में फिर अगले साल। उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो है 89 to 90 में जो है 27.7% था, और ये जो है 94-95 में ये 38.7% तक बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। सब्सिडीज़ का जो परसेंट था वो 16.3% था 1890 में, और ये 94-95 में कम होके 8 तक आ गया। फिर ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूटीज़ जो है 89 to 90 में 13.6 था, और ये 94-95 में ये 16.7% हो गया, ठीक है। बाकी और जो थे वो एक्सपेंडिचर थे वो 89-90 में 27.4 था, और ये 94-5 में 94 और 95 में कम होकर 23 रह गया, ठीक है ना। तो इस टेबल के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट द इंडियन इकॉनमी इज़ इन पोर शेप बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर प्रेशर टू। अब बताना किसके प्रेशर में रही और इकॉनमी इस पोर सिचुएशन में रही, ठीक है ना। तो आंसर है कि बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर प्रेशर टू स्पेंड मोर एंड मोर इन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा खर्च करती रही, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि इंडियन इकॉनमी इज़ इन अ पोर शेप बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर प्रेशर टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। It has shown the highest increase from 27.7% in 1989 to 1990. Then 1999-90 में 27.7% था, और ये जो है to 38.7% in 1994 to 95 में, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज टू कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्टेबलाइजेशन इज अ क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस। ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वेयर एज स्टेबलाइजेशन इज अ क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस। डिटेल में देखते हैं कि न्यू फॉरेन पॉलिसी 1991 की जो न्यू फॉरेन पॉलिसी थी, इट वाज इनिशिएटेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, हाई फिस्कल डेफिसिट, डबल डिजिटल एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स एटसेट्रा एट दैट टाइम। ठीक है, stabilization were the short-term measures intended to correct some of the problems that have developed in the balance of payment and to bring the high inflation under the control. ठीक है, on the other hand, structural reforms were the long-term measures aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various sectors of the economy. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें जो है असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट जो हैं दे आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कैपिटल गुड्स। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, हाँ रीज़न क्या है कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वुड हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट्स। यस, डिटेल में देखते हैं आंसर के रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स विल हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट्स। Reduced import duties on capital goods will lead to lesser cost of capital goods and it will help in improving the production capacity of the economy and achieve economies of scale. Next question is के one of the important goals of the economic liberalization policy is to achieve full convertibility of the Indian rupee. This is being advocated because of what is an answer है because it will attract more foreign capital inflow in India. Yes, it is correct. ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि convertibility refers to the freedom of the holder of a currency to freely convert it into any other currency into any other foreign currency. ठीक है, the current account convertibility. ठीक है, the current account convertibility is largely restricted to exports and imports of goods and services. The certain associated aspects are also permitted under it like remittances. ठीक है, remittances हो गया what Indians living abroad send to their friends and relatives in India. ठीक है, their remittances. ठीक है, convertibility for investment and borrowing abroad comes under capital account convertibility. ठीक है, convertibility for investment and borrowing abroad. ठीक है, कि कंट्री से बाहर जो बारोइंग और इन्वेस्टमेंट करी जाती है उसकी कन्वर्टिबिलिटी जो है दैट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर आता है। हाँ, तरापुर कमेटी तरापुर TARAPORE। ठीक है, तरापुर कमेटी रिकमेंडेड फॉर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दैट इज फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है ना, प्रेजेंटली इन इंडिया देर इज अ फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी विद सम एक्सेप्शंस बट देर इज नो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है ना, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के the emerging trading blocks in the world such as NAFTA and NAFTA then ASEAN and the like are expected to do what? Answer है कि they are expected to promote the free trade on the line laid down by WTO. ठीक है, कि the emerging trade blocks in the world such as NAFTA and NAFTA ASEAN and the like are expected to promote free trade on the line laid down by the WTO. ठीक है ना, डिटेल में देखते हैं कि NAFTA, ASEAN and other regional trading blocs in the world will promote the trade on the line laid down by the WTO. ठीक है, these trading blocs help in free trade as barriers to trade that is tariffs and others are reduced or eliminated among the participating nations. ठीक है,
नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NAFTA, नाफ्टा हो गया। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा कंप्राइजिंग ऑफ कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1994। नाफ्टा जो है 1994 में है, इसमें कवर होता है कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, that is ASEAN, was formed in 1967 in Bangkok to accelerate, Bangkok में बना था 1967 में ASEAN, to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the South East Asian region। ठीक है। देन ब्रुनई, दारुसलाम, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम आर इट्स प्रेजेंट मेंबर्स एशियान के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के पीछे जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को सेटअप करने के पीछे जो है वो क्या एम्स थे। ठीक है ना। हाँ, तो आंसर है इसका, क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे क्या रीज़न था। आंसर है कि नंबर 1, हाँ क्या एम इनका क्या था। नंबर 1 के प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड रिसोर्स फ्लो अक्रॉस कंट्रीज, यस। नंबर 2 के प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। नंबर 3 मैनेजिंग बैलेंस्ड ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। नंबर 4 प्रमोशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द फार्मर ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं आगे आंसर इसका क्या है। The aims behind setting up of World Trade Organization are promotion of free trade and resource flow across countries, protection of intellectual property rights (IPRs), then managing balanced trade between different countries, then promotion of trade between the former East Bloc countries and the Western world, then to ensure optimum use of world resources। ठीक है। The members of the GATT, GATT, ठीक है, the members of the GATT signed an instrument of Uruguay Round in 1994, Uruguay Round in 1994 for establishing WTO, which was officially constituted on 1st Jan 1995। ठीक है। हाँ, आप अलग से एक थोड़ा नोट्स सा देख लेते हैं कि द इंक्रीज इन द शेयर्स ऑफ manufactured products in export is a good indicator of structural transformation of Indian economy in favor of modernization, because in the early phases of a developing economy the share of agriculture products in the exports and the manufactured products in the imports is more। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हवाला ट्रांसैक्शंस रिलेट टू पेमेंट्स। आगे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट वाली बताओ कि कौन सी पेमेंट के रिलेटेड है हवाला ट्रांसैक्शंस। ठीक है, क्या मतलब हुआ हवाला ट्रांसैक्शंस का। ठीक है ना। हाँ, तो आंसर है कि हवाला ट्रांसैक्शन रिलेट टू पेमेंट्स रिसीव्ड इन रुपीस अगेंस्ट ओवरसीज करेंसीज एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स। ठीक है, ऑफिशियल चैनल के जाने के बगैर ही कि ऐसे करेंसी एक्सचेंज हो, दैट इज़ हवाला ट्रांसैक्शन। डिटेल में देखते हैं थोड़ा बहुत है कि हवाला ट्रांसैक्शंस रिलेटेड टू पेमेंट्स रिसीव्ड इन रुपीस। ठीक है, जो पेमेंट्स रुपीस में लेते हैं हम अगेंस्ट ओवरसीज करेंसीज। ठीक है, ओवरसीज करेंसी के अगेंस्ट एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ ट्रांसैक्शन। ठीक है, ऐसे ट्रांसैक्शन को हम बोलते हैं हवाला ट्रांसैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन द अर्बन स्कीम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अकाउंट फॉर दिस। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना। करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 के अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ठीक है। नंबर 2 के प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दोज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन लो व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम्स बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड लिटल नॉलेज अबाउट साइंटिफिक agriculture। ठीक है, prices of primary products are lower compared to manufactured products. There has been less amounts of investment in agriculture compared to investment in industry। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीज़न टाइप का है। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें दोनों असर्शन और रीज़न जो है दोनों सही हैं, लेकिन दिस रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन स्टेटमेंट। ठीक है।
तो असर्शन स्टेटमेंट बोलता है कि द इंडियाज नेशनल इनकम हैज़ गन अप सेवरल फोल्ड्स इन 1947, देयर हैज़ बीन नो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन दी पर कैपिटा इनकम लेवल। ठीक है, येस इट इज़ करेक्ट। और दूसरी स्टेटमेंट है वो ये है कि मतलब रीज़न वाली वो ये है कि साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन BPL। ठीक है, यस। हाँ, तो इसमें देखते हैं तो डिटेल में इसका आंसर देख लेते हैं कि देयर हैज़ बीन नो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम लेवल बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, देयर इज़ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स BPL में रह रहे हैं, बट इट डजंट एक्सप्लेन द असर्शन। अच्छा ठीक है, क्या जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है उसको ये रीज़न वाली से एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के दे आर फैंटास्टिकली डाइवर्स, they speak hundreds of languages and dialects, they comprise scores of ethnic groups, they include highly industrialized economies and up and coming economies, they span half the surface of the earth and are home to 2/5 of the world's population। ठीक है, हाँ, the group of the countries referred to here belongs to what? बिलोंग्स टू विच ग्रुप, मतलब कि साप्टा, APEC, यूरोपियन कमीशन, CIS किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि APEC, APEC, APEC के रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनके रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिटेल में आंसर देखते हैं कि द ग्रुप ऑफ कंट्रीज रेफर्ड टू इन द क्वेश्चन बिलोंग्स टू APEC, APEC मीन्स एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, दिस APEC was founded in 1989 with the secretariat in Singapore। ठीक है, द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ द APEC इज 21। ठीक है, हाँ, इस 21 पैसिफिक रिम कंट्रीज। ठीक है, APEC promotes free trade throughout Asia Pacific region. It has among its members developed economies like USA, Japan, Canada and Australia. It also has emerging economies like China, Indonesia, Thailand and Mexico. Since APEC consists of members from East Asia, South East Asia, Oceania, North America and South America, it has many languages and ethnic groups। ठीक है, APEC has around 40% of the world population and about 60% of the world GDP। ठीक है, APEC। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाई एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, तो आंसर है कि फ्रूट एंड पाम ऑयल। ठीक है, हाँ, तो ये जो हैं एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया को मिडल ईस्ट से। ठीक है, कि फ्रूट्स एंड पाम ऑयल आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाई एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाँ अबाउट वन क्वेश्चन। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज के मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज विच फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया आर इंटरगवर्नमेंटल बायलैटरल एग्रीमेंट्स मेनली प्रोवाइड। हाँ, कि मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज which fund development programs in India on intergovernmental bilateral agreements mainly provide what? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना। ठीक है ना, तो आंसर है कि हाँ, इनमें से 3 सही हैं। ठीक है, वो हैं कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, देन दे प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट, यस, देन दे प्रोवाइड ग्रांट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक। ठीक है, ग्रांट्स भी देती हैं जो कि वापस नहीं देनी होती हैं, और सॉफ्ट लोन भी देती हैं जो कि इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आंसर। हाँ, एक और स्टेटमेंट है इसमें, वो इनकरेक्ट है, फूड असिस्टेंस टू एलिविएट पॉवर्टी, ये नहीं आता। ठीक है, हाँ, डिटेल में देखते हैं कि मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज विच फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इन इंडिया प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, सॉफ्ट लोन्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट एंड ग्रांट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक। ठीक है, इंडिया इज़ लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, स्पेशली फूड ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू वट। आंसर है कि इट कैन बी बेस्ट ब्रॉट आउट थ्रू प्रोग्रेसिव इन टैक्सेशन कंबाइंड विद एग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ, डिटेल में देखते हैं आंसर कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव, सॉरी मैंने पहले एग्रेसिव बोल दिया, एग्रेसिव नहीं है। ठीक है,
कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स रेट विच राइजेस विद द राइज इन इनकम। ठीक है, इट फॉल्स कंपैरेटिवली मोर ऑन द रिच विद द हैवियर डोसेज ऑफ टैक्सेशन ऑन लग्जरीज। ठीक है, हाँ, if the government spending decreases with the proportion increase in income of people, then it is called regressive expenditure। ठीक है, कि if the government spending decreases with the proportion increase in income of people, it is called regressive expenditure। कि अगर लोगों की जो है वो प्रोपोर्शनली जो है वो इंक्रीज होगी इनकम, तब अगर गवर्नमेंट खर्चे कम कर दे लोगों पे लगाना, तब इसको बोलते हैं रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ, दस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर विल लीड टू मोर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन पुअर पीपल एंड मोर टैक्सेस ऑन द रिचर पीपल। ठीक है, कि इसलिए जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसको कंबाइन करके देखें अगर रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर से, तो इससे जो है नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट जो है गरीबों पे ज़्यादा खर्च करेगी और जो अमीर हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगेंगे। कब? अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो और रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, कि जो बंदे अमीर होंगे उन पे जो है गवर्नमेंट कम खर्चा करे, ये हो गया रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, और जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होगी उन पे ज़्यादा टैक्स लगाए, वो हो गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनको पे ज़्यादा स्पेंड कर पाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, इन दिस वे इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द इनकम इन अ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1997 में आया था कि द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड हैज़ नाउ बीन रिड्यूस टू व्हाट? आंसर है कि इट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 6। ठीक है, हाँ, कि ओनली 6 इंडस्ट्रीज रिक्वायर लाइसेंसिंग नाउ। दीज सिक्स इंडस्ट्रीज आर नंबर 1 डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, नंबर 2 cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन एंड डिफेंस इक्विपमेंट, नंबर 4 इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, नंबर 5 हैजर्डस केमिकल्स, नंबर 6 ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ब्रॉड मनी इन इंडिया। ठीक है, हाँ, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है ना, तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन था कि द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी इन इंडिया, तो आंसर है नंबर 1 करेंसी विद द पब्लिक, नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, नंबर 3 टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, नंबर 4 अदर डिपॉजिट्स विद बैंक। ऑल दीज द सम ऑफ ऑल दीज कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी इन इंडिया। ठीक है ना, डिटेल में देखते हैं कि ब्रॉड मनी जिसको M3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ब्रॉड मनी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M3 से। ठीक है, ब्रॉड मनी मीन्स M3 इन इंडिया कंस्टिट्यूट M1 प्लस टाइम। ठीक है, M1 प्लस टाइम इसमें होता है। ठीक है ना, कि ब्रॉड मनी मीन्स M3 इन इंडिया कंस्टिट्यूट M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, हाँ, और M1 में कौन कौन सा होता है? M1 इंक्लूड्स नंबर 1 करेंसी विद द पब्लिक, देन डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, नंबर 3 अदर डिपॉजिट विद RBI, ये M1 में आता है। ठीक है, हाँ, इसी में है कि नैरो मनी इज द मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई बिकॉज द डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स। ठीक है, कि जो नैरो मनी होता है इट इज़ द मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। ठीक है, नैरो मनी बिकॉज द डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स देन टाइम डिपॉजिट्स ऑन द अदर हैंड हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। जो टाइम डिपॉजिट्स होती हैं दे हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड हैंस कैनॉट बी विदड्रॉन बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, when we add the time deposits into narrow money means M1 we get the broad money। ठीक है,
हाँ, व्हेन वी ऐड टाइम डिपॉजिट्स, जब हम टाइम डिपॉजिट को ऐड करते हैं नैरो मनी में मतलब कि M1 में, देन वी गेट द ब्रॉड मनी, तब हमें ब्रॉड मनी मिलता है, ठीक है ना, विच इज़ डिनोटेड बाय M3, ठीक है। तो मतलब कि M3 जो कि ब्रॉड मनी है इज इक्वल टू नैरो मनी विच इज़ M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 में आ गया कमेटीज़ और लिस्ट 2 में आ गया चेयर्ड बाई, कौन सी मीटिंग किसने चेयर करी, ठीक है ना। तो पहला आ गया डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो इट वाज चेयर्ड बाई सी रंगाराजन है, ठीक है। दूसरी कमेटी आ गई कि इंडस्ट्रियल सिकनेस, ठीक है, इट वाज चेयर्ड बाई ओमकर गोस्वामी, ठीक है, उसने। तीसरी कमेटी आ गई टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, ये चेयर करी थी राजा चिलिया ने, CHELLIA, राजा चिलियन, ठीक है। और चौथी कमेटी थी कि रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, इट वाज चेयर्ड बाई RN मल्होत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स रीच्ड इन दी 1996 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO रेफर्स टू, आंसर है कि इट रेफर्स टू कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स रीच्ड इन दी 1996 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO रेफर्स टू, आंसर है कि कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स रीच्ड इन 1996 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड इन सिंगापुर। Other important issues taken up were labor standards, investment and competition in international trade and international trade of textiles, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कंप्राइजेज लिटरेसी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रिपीट करता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कंप्राइजेज लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड थर्ड व्हाट, ठीक है। तीसरी क्या चीज़ आएगी, तीसरी आएगी नेशनल इनकम पर हेड इन US डॉलर, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें देखी जाती हैं। डिटेल में देखते हैं आंसर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कंप्राइजेज नेशनल इनकम पर हेड अलॉन्ग विद लिटरेसी रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ HDI क्या क्या हैं, नंबर 1 आ गया हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज़ मेजर्ड बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। देन आ गया एजुकेशन, एजुकेशन इज़ मेजर्ड बाई 2 फैक्टर, नंबर 1 मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरा पैरामीटर के एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, ठीक है, स्कूल एंटरिंग एज, हाँ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, ठीक है। हाँ, ये हो गया एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन। तीसरा आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल डॉलर्स यूजिंग PPP रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 में आ गया कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड लिस्ट 2 में आ गया कंट्रीज़ ऑफ डेस्टिनेशन, इंडिया से कहाँ जाती हैं, ठीक है। पहले देखते हैं आयरन और जो है ये जाती है जापान में इंडिया से, ठीक है। लेदर गुड्स जो हैं इंडिया से रशिया में जाती हैं। टी जो है चाय, ये इंडिया से UK में जाती है अंग्रेज़ों के पास, ठीक है। देन कॉटन फैब्रिक्स जो है ये इंडिया से USA में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई, ठीक है, आंसर है कि होल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, होल प्राइस इंडेक्स नंबर से मेजर होता है, ठीक है। कुछ और, हाँ, होल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, और कुछ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द होल सेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज WPI नंबर, ठीक है, विच इज़ कंप्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इन्फ्लेशन, Ministry of Commerce and Industry. However, in 2015, Government of India put in place a mechanism through agreement on monetary policy framework under which CPI, ठीक है, combined is to be targeted by the RBI between the range of 2% to 6% on the annual basis. Thus, in place of WPI means wholesale price index की जगह, thus in place of WPI based inflation, the CPIC inflation has been made the anchor ANCH or anchor rate of inflation for monetary policy purpose, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड में जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या है, मतलब कि कुछ योजना प्रोग्राम वगैरह के बारे में, और लिस्ट सेकंड में है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला आ गया कि राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष ये क्या, इसमें क्या है कि मीटिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर वुमेन, ठीक है। ये इसका इसमें है ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष का मीटिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया महिला समृद्धि योजना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोशन ऑफ सेविंग्स अमंग रूरल वीमेन, ठीक है। यह आ गया महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट इज इंदिरा महिला योजना। इंदिरा महिला योजना इसमें आ गया एजुकेशन फॉर वीमेंस इक्वालिटी, ठीक है। ये इंदिरा महिला योजना है आगे। देन महिला समख्या प्रोग्राम। महिला समख्या प्रोग्राम जो है ये इसमें क्या है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। महिला समख्या प्रोग्राम में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कीम्स ऑफ नंबर 1 अर्बन माइक्रो इंटरप्राइजेज, नंबर 2 अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 3 हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन, ठीक है। दीज 3 स्कीम्स आर पार्ट ऑफ विच योजना। आंसर है दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ नेहरू रोजगार योजना, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि स्कीम्स ऑफ अर्बन माइक्रो इंटरप्राइजेज, देन अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन आर पार्ट्स ऑफ द नेहरू रोजगार योजना which was started in the year 1989 as centrally sponsored program, ठीक है। The Nehru Rozgar Yojana was designed to provide employment to the urban unemployed and underdeveloped poor, ठीक है। The employment contemplated is of 2 types, that is setting up of self-employment ventures and provision of wage employment through the creation of socially and economically useful assets and shelter upgradation programs in urban areas. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप का, ठीक है ना। इसमें असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो देखते हैं असर्शन स्टेटमेंट कि द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। कि द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। रीज़न है कि द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, ठीक है। हाँ, तो ये था इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा और इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस टू ऑल, रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इम्प्रूविंग ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। देन आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म इज़ जस्ट अपोज टू इंडिविजुअलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के अपोज है, ठीक है ना। दिस सोशलिज्म आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, कुछ ऑप्शन दिए गए, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑप्शन हैं ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है ना। के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आता है। नंबर 1 इनमें आता है सब्सिडीज़, देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, देन डिफेंस एक्सपेंडिचर, देन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्लान्स, ठीक है। तो ये सारा खर्चा जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। डिटेल में देखते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द नॉन डेवलपमेंटल प्लान्स इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर द and maintenance expenditure for the infrastructure created in the previous plans, etc. ठीक है। The distinction between plan and non-plan expenditure has been removed from the financial year 2017-18, ठीक है। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जो डिस्टिंक्शन थी ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये ख़त्म कर दी गई, हटा दी गई ये डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के नेशनल इनकम इज़ दी, क्या है नेशनल इनकम। तो करेक्ट आंसर है कि नेशनल इनकम इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोलो कि नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। NNP एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज़ द नेशनल इनकम, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि नेशनल इनकम इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कास्ट, ठीक है। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मनी वैल्यू
ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एन इकानमी, या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एन इकानमी, दैट इज नेशनल इनकम। हाँ, तो इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कास्ट, ठीक है, विच इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं हम कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्ट्री कास्ट, ठीक है। तो ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है NNP एट फैक्ट्री कास्ट, ये किसके इक्वल है कि NNP एट फैक्ट्री कास्ट इट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स MAT कैपिटल में लिखना है, MAT मैट, या मतलब शॉर्ट फॉर्म है मैट किसकी, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की, ठीक है। द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच ईयर, आंसर है कि फॉर 1996 to 1997, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर दिस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बजट फॉर द ईयर 1996 to 1997, ठीक है। MAT means minimum alternative tax was introduced to curb the practice of some companies achieving zero tax status by paying out huge dividends, issuing bonus shares and efficient tax planning, leading to their escaping the tax net, ठीक है। कैलकर कमेटी KELKAR कैलकर, ठीक है ना। कैलकर कमेटी वांटेड MAT टू बी अबॉलिश्ड, ठीक है। नाउ द मैट रेट इज 18 to 5% ऑफ बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। यस, अब मैट रेट कितना है, 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सम टाइम बैक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डी लाइसेंस वाइट गुड्स इंडस्ट्री। हाँ, वाइट गुड इंक्लूड्स वट, ठीक है। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि वाइट गुड्स इंडस्ट्री को डी लाइसेंस करा जाए। बताओ कि वाइट गुड्स में क्या क्या शामिल है, आंसर है कि दीज वाइट गुड्स इंक्लूड आइटम्स परचेज्ड फॉर कॉन्स्पिकस कंजम्पशंस, ठीक है। हाँ, वाइट गुड्स इंक्लूड आइटम्स परचेज्ड फॉर कॉन्स्पिकस कंजम्पशंस, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि वाइट गुड्स इंक्लूड आइटम्स परचेज्ड फॉर कॉन्स्पिकस स्पेसिफिक कंजम्पशंस लाइक TV, AC, फ्रिज, कूलर एट्सेट्रा, ठीक है। TV, AC, फ्रिज, कूलर, तो ऐसी जो कॉन्स्पिकस स्पेसिफिक कंजम्पशंस हैं, ठीक है ना। हाँ, कि वाइट गुड्स इंक्लूड आइटम्स परचेज फॉर कॉन्स्पिकस स्पेसिफिक कंजम्पशन लाइक TV, AC, फ्रिज, कूलर, दे आर वाइट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सप्लाइज द मैक्सिमम ऑफ आवर इंपोर्टेड कमोडिटीज़ इन टर्म्स ऑफ रूपी वैल्यू, ठीक है। तो आंसर है यूरोप, ठीक है। हाँ, ऑप्शन थे आपके पास अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ओशियानिया, यूरोप, तो आंसर है यूरोप, ठीक है। कि यूरोप इज़ द रीजन दैट सप्लाइज द मैक्सिमम ऑफ आवर इंपोर्टेड कमोडिटीज़ इन टर्म्स ऑफ रूपी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द क्वेश्चन है कि हाँ कि द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ डिसाइडेड बाय होम। हाँ, कौन डिसाइड करता है किसी करेंसी की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, कौन डिसाइड करता है? तो आंसर है कि दो चीज़ें डिसाइड करती हैं। नंबर वन के डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री कंसर्न, के जो जिस मुतलका कंट्री ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, कितनी डिमांड है उसके लिए उन गुड्स और सर्विसेज की। नंबर सेकंड है कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, ठीक है, कि जो मुतलका कंट्री है उसकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। डिटेल में देखते हैं आंसर कि द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। वर्ल्ड बैंक इज अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल assistance to developing countries around the world. It has no relation with the price of currency in international market. किसकी? वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। It has no relation with the price of currency in international market, ठीक है।
Price of any currency is determined like price of any other commodity, that is by forces of demand and supply, ठीक है ना. Demand for a currency is created by two factors, that is its exports means other countries who want to buy, ठीक है, or the investment people want to make in that currency, ठीक है ना. इन्वेस्टमेंट पीपल वांट टू मेक इन दैट करेंसी, ये चीज़ें डिपेंड करते हैं. स्टेबिलिटी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज अनस्टेबल गवर्नमेंट में हैम्पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट भी देखी जाती है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, आंसर है कि इफ ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम. यस, क्या कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है. हाँ, डिटेल में देखते हैं कि अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है. इट इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस अचीव्ड बाय द एंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन परचेज गिवन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम एंड द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है. Consumer equilibrium allows a consumer to obtain the most satisfaction possible from their income, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, आंसर है कि प्रोड्यूसर, ठीक है. कि द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, आंसर है प्रोड्यूसर, ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स lays greater emphasis on the point of view of the producer, whereas the demand side economics lays emphasis on the interest of the consumer, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ थ्रेटन्ड, ये क्वेश्चन आया था जी 1998 में, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है. कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ थ्रेटन टू आस्क द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO to apply sanctions against the developing countries for the non-observance of ILO conventions, ठीक है. तो ये हाँ, तो ये असर्शन वाला ये मतलब इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है, USA ने करा था थ्रेटन, ठीक है. तो रीज़न वाली स्टेटमेंट देखते हैं, वो इसका करेक्ट रीज़न नहीं है लेकिन वो इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है ना. कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ हैज़ अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड दोज ILO कन्वेंशंस, ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि USA wants developing countries to follow ILO conventions in order to fulfill its own economic self-interest, ठीक है. USA thinks that developing countries with low labor standards can get unfair advantage over it in international market, making the products of developing countries more competitive vis-a-vis the American products, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू मीडोज 1972 का जो मीडोज था, ठीक है ना, MEADOWS, ठीक है. अकॉर्डिंग टू मीडोज 1972, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड रिसोर्स डिप्लीशन कंटिन्यू अनचेंज्ड, द लिमिट्स टू ग्रोथ ऑन आवर प्लेनेट विल बी रीच्ड इन द नेक्स्ट 100 years, आंसर है इन द नेक्स्ट 100 years, ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मीडोज 1972, द लिमिट्स टू ग्रोथ ऑन आवर प्लेनेट विल बी रीच इन द नेक्स्ट 100 years, ठीक है. द लिमिट्स टू ग्रोथ इज़ अ 1972 बुक अबाउट द कंप्यूटर सिमुलेशन दैट टॉक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विद फाइनाइट रिसोर्स सप्लाईज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ऑफ विच ईयर, आंसर है इन 1997 में. कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ ईयर 1997, ठीक है. हाँ, इट हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन 2010 में. ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है आप ये चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया उससे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है. हाँ, करेक्ट आंसर बताना. पहला आ गया डो जोन्स, DOW, डो जोन्स जो है ये न्यूयॉर्क में, यस. उसके बाद FTSE 100 ये लंदन में, यस, बोथ आर करेक्ट, ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि डो जोन्स, then Hang Seng HNG, Hang SENG, Hang Seng and FTSE 100
आर द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ न्यूयॉर्क, हांगकांग एंड लंदन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि डो जोन्स जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ की, न्यूयॉर्क की। हैंग सेंग जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है हांगकांग की। FTSE 100 जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है लंदन की। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करंट प्राइस इंडेक्स बेस 1960। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका 1998 में। ठीक है, कि द करंट प्राइस इंडेक्स बेस 1960 इज नियरली 330। दिस मीन्स दैट, आंसर है कि इट मीन्स द वेटेड मीन ऑफ प्राइसेस ऑफ सर्टन आइटम्स हैज़ इंक्रीज 3.3 टाइम्स। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द करंट प्राइस इंडेक्स बेस 1960 is nearly 330. This means that weighted mean of prices of certain items has increased 3.3 times. Next question is कि the banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets. ठीक है, this is called, आंसर है कि this is called SLR में statutory liquidity ratio. ठीक है, कि the statutory liquidity ratio SLR is the ratio fixed by the RBI that bank has to maintain between their cash in hand and total assets. ठीक है, it may be kept in the form of cash, gold and government securities. SLR means statutory liquidity ratio SLR. SLR is fixed by the RBI through its monetary policy. ठीक है, presently SLR is 20.0. next question is the accounting year of the Reserve Bank of India is, आंसर है कि it is जुलाई जून। ठीक है, accounting year of the Reserve Bank of India is जुलाई जून। ठीक है, the accounting year of RBI is जुलाई जून। ठीक है, जुलाई से जून, जुलाई में शुरू होता है फिर अगले साल जून में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क, ECO, इको MARK मार्क। ठीक है ना, इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर, आंसर है कि दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उनको इको मार्क स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। दिस सर्टिफिकेशन मार्क इज इशूड बाई द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इशू करता है ये इको मार्क का स्टेटस। ठीक है, दिस मार्किंग स्कीम स्टार्टेड इन 1991 टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी इम्प्लाइज व्हाट, आंसर है कि इट इम्प्लाइज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इट इम्प्लाइज दैट द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, the capital account convertibility of the Indian rupee implies that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial assets. India presently does not have full capital account convertibility. If the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trade in goods and service, it is called the current account convertibility. India presently has full current account convertibility on Indian rupee with few restrictions according to FEMA Act, FEMA Act. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द इकोनॉमिस्ट हु वाज एसोसिएटेड विद द WTO ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज, आंसर है कि इट वाज A.K. Sun। ठीक है, इट वाज A.K. Sun। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि A.K. Sun वाज एसोसिएटेड विद द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, A.K. Sun इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1998। ठीक है, 1998 में। ठीक है ना, इकोनॉमिक साइंसेज में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमीज एंड सोशल चॉइस थ्योरी। ठीक है ना, एंड फॉर हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटीज पोरेस्ट मेंबर्स। ठीक है, इसके लिए A.K. Sun को, जो कि WTO ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का एसोसिएटेड उससे भी था, तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय, आंसर है कि इट इज़ पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिटेल में देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। India's first economic survey was presented for the financial year 1950 to 1951.
ठीक है। हाँ, देन बिफोर 1964 इकोनॉमिक सर्वे वाज सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद बजट डॉक्यूमेंट्स, हाउएवर फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड्स इट वाज डिक्लाइंड फ्रॉम द बजट एंड सर्कुलेटेड इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1999 में आए थे, 1999 में, कि फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इट इज़ पॉसिबल, 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट वाली बतानी है, ठीक है। आंसर है कि हाँ, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इट इज़ पॉसिबल टू डिटर्मिन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनीज, ठीक है। ये जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उससे डिटर्मिन किया जाता है कि असेट्स और कंपनी के जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी कंपोजिशन और साइज़ कितना है, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इट इज़ पॉसिबल टू डिटर्मिन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड्स assets, liabilities, equity, capital, total debt, etc. at a point of time. Balance sheet includes assets on one side and liabilities on the other side, ठीक है। एक साइड asset होते हैं, दूसरी साइड liabilities बैलेंस शीट में। For the balance sheet to reflect the true picture, liabilities and assets should tally, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें से 3 जो हैं वो सही हैं, ठीक है ना। और वो सही स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नंबर 1 है कि, हाँ, क्वेश्चन देखते हैं किस क्वेश्चन की आगे ये 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया आर हाई एंड हैव बीन राइजिंग इन रिसेंट ईयर्स बिकॉज। आंसर है कि नंबर 1 देयर इज़ परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ओनली इन सेलेक्ट लोकेल्स। Number 2, some areas are agro-climatically less conducive to development. Number 3, some areas continue to face little or no agrarian transformation and the consequent lack of social and economic opportunities, ठीक है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें यह है कि some areas have faced continuous political instability, ये नहीं है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आगे आंसर के। इन्वेस्टमेंट इन सेलेक्ट एरियाज, then agroclimatic variations, then little or no agrarian transformation are the main reasons for regional disparities in India. For example, Green Revolution was concentrated mainly in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, creating inequalities. Political instability is not a cause for regional disparities in India, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेविंग LEVING लेविंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि द यूनियन लेवीज कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोसीड्स ऑफ द इनकम टैक्स बिटवीन द स्टेट एंड द बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि the union levies, collects and distributes the net proceeds of income tax between itself and the states, ठीक है। आर्टिकल 270 जो है, ठीक है ना। आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। हाउएवर द एक्चुअल शेयरिंग ऑफ टैक्सेस इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स इज कैरिड आउट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन है उसके रिलेटेड, ठीक है, और बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कंस्ट्रेंड बाय, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना। तो करेक्ट आंसर है कि हाँ, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कंस्ट्रेंड बाय नंबर 1 लैक ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्ट, नंबर 2 lack of technology skills and infrastructure, नंबर 3 limited purchasing power among the larger masses, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया इज कंस्ट्रेंड बाय नंबर 1 लैक ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्ट, नंबर 2 लैक ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 लिमिटेड परचेजिंग पावर अमंग द लार्जर मासेस, ठीक है। इंडिया हैज़ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स which has enough amount of entrepreneurship and leadership. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडियाज पोटेंशियल एंड साइज। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज़ इनएडिक्वेट, ठीक है। हाँ, यस, दिस इज़ द मेन रीज़न।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम एनविसेजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल एरियाज फॉर ग्रंटिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट, आंसर है कि टू 1 मैन एंड 1 वुमेन इन अ रूरल फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन 1993 एनविसेजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल एरियाज फॉर guaranteeing employment to at least 1 man and 1 woman in a rural family living below the poverty line. The main objective of the scheme was to provide gainful employment during the lean agriculture season in the form of manual work. ठीक है, in 2001 Sampurna Gramin Rozgar Yojana SGRY was launched by merging Employment Assurance Scheme EAS and Jawahar Gram Samriddhi Yojana JGSY. ठीक है, next question is the planning process in the industrial sector in India has assumed a relatively less important position in the 90s as compared to that in the early period. Which one of the following is not true in this regard? तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द नेशंस प्रायोरिटीज़ हैव शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट क्या है कि क्वेश्चन था कि the planning process in industrial sector in India has assumed a relatively less important position in the 90s as compared to that in the earlier period. तो आंसर है कि नंबर 1 के with an advent of liberalization, industrial investment developments have largely been placed within the domain of private and multinational sector. Yes, ये सही है. Then with markets assuming a central place, the role of central planning in many sectors has been rendered redundant. Yes, ये भी सही. Then the focus of planning was shifted to sectors like human resource development, infrastructure, population control and welfare. ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशंस वर इनिशिएटेड इन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, एज अ रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर, एमएनसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हैव बिकम द सेंटर ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ क्वेश्चन एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन. और क्वेश्चन है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेस नॉट एज एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव एज द लार्ज स्केल इन वंस. ठीक है, येट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स preferential treatment and reservations in a range of products to small firms because small scale industries, number 1, they provide higher employment on a per unit capital development basis, and number 2, these small scale industries they provide jobs to low skilled workers who otherwise may not find employment avenues elsewhere. इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्स फॉर देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स. ठीक है, हाँ. द मेन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स इंक्लूड, आंसर है कि द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देन कमर्शियल बैंक्स, देन आरआरबीज एंड प्राइवेट मनी लेंडर्स. इनसे जो है मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं फार्मर्स को ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रिन्यूएबल फंड. ठीक है, नेशनल रिन्यूएबल फंड का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है कि to safeguard the interest of workers who may be affected by technological upgradation of industry or closure of sick units. ठीक है, हाँ. डिटेल में देखते हैं कि नेशनल रिन्यूएबल फंड was one of the measures announced in new industrial policy 1991. It aimed at safeguarding the interest of the workers who may be affected by technological upgradation of industry or closure of sick units. ठीक है, it provided assistance to cover the cost of retaining and redevelopment of employees arising as a result of modernization of technology. It also provided funds for employment generation schemes in the organized and unorganized sector in order to provide a social safety net for labor. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है, लिस्ट 1 में आ गया WTO. ठीक है, हाँ. लिस्ट सेकंड में इसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट दी गई है. तो WTO जो है मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी है. यस. देन IDA जो है ये है सैंक्शन ऑफ सॉफ्ट लोन्स देता है IDA. ठीक है ना, हाँ. देन उसके बाद आ गया IMF, ये देता है प्रोवाइड लोन्स टू एड्रेस शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है,
हाँ, this IMF provides loans to address short-term balance of payment problems. Then IBRD, its function is the facilitating lending and borrowing for reconstruction and development. ठीक है. Next question is, since 1980 the share of the tertiary sector in the total GDP of India has, answer है it has shown an increasing trend. ठीक है. Since 1980 the share of the tertiary sector in the total GDP of India has shown an increasing trend. ठीक है ना. Since 1980 the share of the tertiary sector in the total GDP of India has shown an increasing trend which denotes the developmental process of the country. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का. तो इसमें असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. ठीक है ना. हाँ, असर्शन है कि स्टेटमेंट है कि डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी में प्रोमोट एक्सपोर्ट. ठीक है, यस करेक्ट. डीवैल्यूएशन जब होती है करेंसी की तब एक्सपोर्ट बढ़ता है. रीज़न है कि द प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डीवैल्यूएशन. ठीक है, तो कीमत गिरेगी तो लोग खरीदेंगे. ठीक है. Devaluation of a currency promotes export as it lowers the value of domestic products in the international market. ठीक है. Devaluation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन टाइप का है. इसमें दोनों असर्शन रीजन स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन स्टेटमेंट की. ठीक है ना. हाँ, तो असर्शन है कि फिस्कल डेफिसिट इज़ ग्रेटर दैन दी बजटरी स्टेट डेफिसिट. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज़ ग्रेटर दैन दी बजटरी डेफिसिट. ये करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है जैसे रीज़न वाली के फिस्कल डेफिसिट इज़ दी बोरोइंग फ्रॉम दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस अदर लायबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, यस. तो आप डिटेल में देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट होता है क्या एक्चुअली. ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट एक तो बराबर होती है किसके, बजट डेफिसिट प्लस ऐड करो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स और दूसरी जो उधार है लायबिलिटीज़ है कर्ज है उसको सम करो और इसको बजट डेफिसिट को वो जो आया तो वो बन गया फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. तो अगर बजट डेफिसिट देखना हो तो वो कैसे देखेंगे कि बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. ठीक है, टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसिप्ट्स. ठीक है. हाँ, मतलब खर्चा ज़्यादा हुआ और रिसिप्ट हमें कम हुआ, रिसिप्ट्स कम आई. ठीक है, तो वो हो गया क्या, बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, मतलब क्या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो हो गया क्या, बजट डेफिसिट. ठीक है. तो बजट डेफिसिट ऐसे भी देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट. ठीक है. हाँ, देन फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट. यस, इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सन 2000 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये 2000 में ये क्वेश्चन आया था, पुराना क्वेश्चन है. ठीक है. तो उस वक्त करेक्ट आंसर था, ऑप्शन थे यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस. तो करेक्ट आंसर था इसका सिंगापुर. ठीक है. डिटेल देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 1999, सिंगापुर ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस एंड रशिया वाज एट द लास्ट प्लेस. ठीक है. लास्ट प्लेस मीन 59th. ठीक है. इंडिया वाज ऑन 52nd प्लेस. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2016-17, स्विट्जरलैंड टॉप्स द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस. ठीक है. देन सिंगापुर ऑक्यूपाइज द सेकंड प्लेस. रैंक ऑफ इंडिया इज 39th इन दिस रिपोर्ट, जो कि 2016-17 में आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम विच इज़ डिनोटेड बाय वाई ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट. हाँ, तो ब्रैकेट में है कि CIGXMY. दी स्टैंड फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, C फॉर कंजम्पशंस, I फॉर government expenditure, then G for total exports, then M for total imports and then Y for national income respectively. ठीक है. तो
अब हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर है कि वाई इज़ नेशनल इनकम, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। इन एन, हाँ डिटेल में देखते हैं कि इन एन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम वुड बी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। वेयर वाई इज नेशनल इनकम, सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स इज एक्सपोर्ट एंड एम इज इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेशनल इनकम के लिए ये करेंगे कि पहले तीनों का सम करो, क्या कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, फिर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करो, मतलब कि जो कंज्यूम करने में खर्चा हुआ प्लस जो इन्वेस्ट करा हमने वो खर्चा प्लस जो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, इन तीनों को कंबाइन करो, ठीक है ना। तो फिर जो है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट की माइनस करके जो वैल्यू आई उसको भी ऐड करो, फिर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी क्या, एक नेशनल इनकम होगी वो ओपन इकॉनमी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ राइज इन सेंसेक्स मींस कि जब सेंसेक्स में बढ़ो मतलब कि वैल्यू बढ़ जाए, राइज हो, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि एन ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि अ राइज इन सेंसेक्स मींस एन ओवरऑल राइज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स इज जनरली कॉल्ड एज बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का बैरोमीटर कौन है, सेंसेक्स, ठीक है ना, बिकॉज इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। कौन, सेंसेक्स, इसलिए बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी किसको बोलते हैं, सेंसेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यू जीडीपी सीरीज रिलीज्ड बाय द सीएसओ इन फेब 1999 इज विद रेफरेंस टू बेस प्राइस ऑफ, आंसर है कि विद बेस प्राइस ऑफ 1993 to 1994, ठीक है। कि द न्यू जीडीपी सीरीज रिलीज बाय सीएसओ इन फेब 1999 इज विद रेफरेंस टू बेस ऑफ 1983 to 1994, ये सन 2000 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट का सीन देखें, एट प्रेजेंट जीडीपी इज कैलकुलेटेड कीपिंग 2011-12 एज द बेस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दी गई हैं, आगे उनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहले ये गया बूम, BOOM, बूम क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आर एट हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल, ठीक है। कि बूम इज बिजनेस एक्टिविटीज़ आर एट हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल, ठीक है, मैक्रो लेवल। देन रिसेशन, रिसेशन क्या होता है कि रिसेशन इज ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटी इन अ लो गियर, ठीक है। इन सब में गिरावट है, उसको रिसेशन बोलते हैं। देन डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या हो गया कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रास्टिक फॉल इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज डिप्रेशन, ठीक है। देन रिकवरी क्या होता है, रिकवरी होता है स्टडी राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज रिकवरी। Next question is the per capita income in India was 20 pound in 1867 to 68. It was ascertained for the first time by whom? आंसर है कि दादा भाई नेहरू ने, ठीक है, 1867 to 68 में, ठीक है। In 1867 to 68 for the first time Dadabhai Naoroji had ascertained the per capita income in his book Poverty and on British Rule in India, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन स्टेटमेंट। असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज शोन एन अप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991, यस। रीज़न है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिजॉर्टेड टू डीवैल्यूएशन करी रुपीज़ की, ठीक है, इस वजह से। डिटेल में देखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजॉर्टेड टू डीवैल्यूएशन इन 1991 विच इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। डीवैल्यूएशन लोवर्स द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। बिसाइड्स दिस वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आल्सो इनहेंस्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, डीवैल्यूएशन के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 में आ गया, पहला आ गया कि UN डेवलपमेंट प्रोग्राम
तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, ठीक है। देन NCAER जो है ये इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, NCAER, ठीक है। देन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो है ये इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, ठीक है। हाँ, जो NCAER था वो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है ये इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, और वर्ल्ड बैंक देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं एक कोटेशन पढ़ूंगा, बताना है कि किस प्रोग्राम के रिलेटेड है ये, ठीक है। वो है इस तरह से कि इंस्टिल इनटू द वास्ट मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मी एंड विमेन who actually do the job, a sense of partnership and of cooperative performance, ठीक है। The above passage relates to whom? Relates to what? आंसर है कि it relates to community development program, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि the above given passage relates to community development program. This program was started in 1952. All over development of rural areas was the prime objective of this program, ठीक है ना। Yes. Next question is कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज, आंसर है कि अनएम्प्लॉयड रिलेटेड इंडेक्स, ठीक है। कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज, आंसर है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द फर्स्ट इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पुट फॉरवर्ड इन 2001 बाय द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन KC पंत, ठीक है। इट इंक्लूड्स द इंडिकेटर्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक वेलबींग एंड एक्सेस टू अमेनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, आंसर है कि इट वाज स्टार्टेड विद सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, आंसर है कि सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में, ठीक है ना। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर रिलेटेड पॉलिसी एंड पॉलिसी रिलेटेड टू द फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड RTP एक्ट, ठीक है। हाउ, यस, ये क्वेश्चन भी सन 2000 में आया था कि 10 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना which came into operation from 1st December 1997 aims to provide gainful employment to the urban unemployed or underemployed poor but does not include what, आंसर है कि it does not include प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विसेज प्रोग्राम एंड प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना विच बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1st December 1997 प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पोर through encouraging the setting up of self-employment ventures or provisions of wage employment, ठीक है। It includes number 1 नेहरू रोजगार योजना, then urban basic services for poor UBSP, then third prime minister integrated urban poverty eradication program PMIUPEP, ठीक है। हाँ, then however the scheme has been thoroughly revised in 2009 and includes urban self employment program, urban women self employment program, then skill training for employment promotion amongst urban poor, and then urban wage employment program and urban community development network, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, उसके आगे 4 स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि द इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टेबल इन, 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। कि इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हाँ,
कि डिटेल में देखते हैं कि इंडियन रुपी इज़ फुली कन्वर्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, तारापुर कमेटी हैज़ गिवन द रिकमेंडेशंस फॉर फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। ठीक है, कौन सी तारापुर कमेटी ने बोला था और रिकमेंडेशन करी थी फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स वर इशूड इन US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग एंड आंसर है एंड ड्यूट्समार्क DEUTSCH ड्यूट्समार्क में। ठीक है, US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और ड्यूट्समार्क में जो है ये रिसर्जेंट इंडियन बॉन्ड्स जो हैं इशू करेंगे। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI इन द फॉरेन करेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ गिवन क्वेश्चन एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO हेल्ड इन December 1999 वाज अनसक्सेसफुल बिकॉज इट अटेम्प्टेड टू लिंक ट्रेड विद व्हाट। आंसर है कि इट लिंक ट्रेड विद नंबर 1 लेबर रिलेटेड इश्यूज एंड नंबर 2 इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, इसलिए अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, हाँ, कि द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO हेल्ड इन सीटल Seattle in December 1999 was unsuccessful because it attempted to link trade with the labor and environment related issues। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the growth rate of per capita income at current prices is higher than that of per capita income at constant prices because the latter takes into account the rate of आंसर है कि rate of increase in the price level। ठीक है, हाँ, डिटेल में देखते हैं कि नॉर्मल GDP इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट दैट इंक्लूड्स करंट प्राइसेस इन इट्स मीनवाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉमिनल GDP है, नॉमिनल GDP इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट दैट इंक्लूड्स करंट प्राइसेस इन इट्स मेयर। ठीक है, nominal GDP includes inflation and is therefore normally higher than real GDP or GDP at constant prices। ठीक है, real GDP is an inflation adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy in a given year। ठीक है, expressed in a base year prices। ठीक है, the current base year for GDP in India is 2011-12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के गिल्ट एज्ड इज़ व्हाट। आंसर है कि गिल्ट एज्ड इज़ अ मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, गिल्ट एज्ड इज़ अ मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, कि गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दे आर कॉल्ड गिल्ट एज्ड बिकॉज इट इज़ सर्टन दैट इंटरेस्ट विल बी पेड एंड दे विल बी रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया पावर जनरेशन प्लांट और लिस्ट सेकंड में आ गया फीड मटेरियल। ठीक है, किस पावर जनरेशन प्लांट में कौन सा फीड मटेरियल डलता है। ठीक है, पहला आ गया MS गोथामी सॉल्वेंट ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है जो फीड मटेरियल है वो है डिस्टिलरी स्पेंट वाश। ठीक है, उसके बाद आ गया MSKM M/S। ठीक है ना, M/S शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो फीड मटेरियल है वो है राइस हस्क। ठीक है, उसके बाद आ गया MS सतिया पेपर मिल्स पंजाब। इसमें जो फीड मटेरियल है वो है ब्लैक लिक्विड। ठीक है, देन MS अल कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश। इसमें जो फीड मटेरियल है वो है स्लॉटर हाउस वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय अमर्त्य कुमार सेन इन दिल्ली इज। आंसर है कि इट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, कि मध्य प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज द फर्स्ट सब नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। इट वाज रिलीज्ड इन 1995। प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिलीज द MPHDR सेकंड एडिशन इन 1999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है ना, लिस्ट 1 में आ गया इंडस्ट्रियल यूनिट और लिस्ट सेकंड में आ गया सेंटर। ठीक है, लिस्ट 1 में इंडस्ट्रियल यूनिट, लिस्ट सेकंड में आ गया सेंटर। ठीक है ना, लिस्ट 1 में इंडस्ट्रियल यूनिट, लिस्ट सेकंड में सेंटर आ गया। ठीक है, हाँ,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में आ गया इंडस्ट्रियल यूनिट और लिस्ट सेकंड में आ गया सेंटर, ठीक है ना। तो हाँ, लिस्ट 1 में इंडस्ट्रियल यूनिट, लिस्ट सेकंड में आ गया सेंटर, ठीक है। तो इसमें पहला आ गया एटलास साइकिल कंपनी लिमिटेड इंडस्ट्रियल यूनिट जो है ये है सोनीपत में, ठीक है। एटलास साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत में है, ठीक है। देन भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलोर में, ठीक है। देन इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ये है कैलोल में, ठीक है। देन नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। कुछ स्टेट स्कीम्स का नाम बताएंगे, फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड इन सन 2000, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन है कि इन द ईयर 2000 में लॉन्च हुई थी एक अंत्योदय अन्न और दूसरा ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ये दो जो है सन 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। हाँ, तो बाकी और भी हैं जैसे सर्वप्रिय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये अलग साल में लॉन्च हुई, ठीक है। सही एग्जैक्ट डेट सभी की देखते हैं आप। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 सन 2000 में लॉन्च हुई, ठीक है। ग्राम सड़क योजना ये भी 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई, ठीक है। देन सर्वप्रिय ये जो है 1 जनवरी 2001 में लॉन्च हुई, ठीक है। देन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये 1 अप्रैल 1999 में लॉन्च हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एंड बताओ विच ऑफ दीज डिटर्मिन्स द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें से 3 जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है ना। हाँ, और करेक्ट स्टेटमेंट हैं कि नंबर 1 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन लेबर फोर्स एंड देन पावर कंजम्पशंस। दीज 3 फैक्टर्स these 3 factors determine the nature and size of industry, ठीक है। कौन? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेबर फोर्स एंड पावर कंजप्शन, ठीक है। हाँ, द फैक्टर विच डिटरमिन द नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री आर नंबर 1 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन लेबर फोर्स एंड देन थर्ड इज पावर कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, आंसर है कि इज इट्स पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करने का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है वो है पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 में आ गया टर्म, लिस्ट सेकंड में आ गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पहला आ गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट जो है ये आ गया कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स लेस बोरोइंग्स, ठीक है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। देन आ गया बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। टोटल खर्चा ज़्यादा हो, रिसिप्ट कम हो, दैट इज बजट डेफिसिट, ठीक है। देन रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कम आए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, ठीक है, वो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। देन प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, देन लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक। और वो पहले था फिस्कल डेफिसिट का कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग्स, हाँ, बोरोइंग्स लेस, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा टोटल रिसिप्ट के मुकाबले, और बोरोइंग लेस, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड टेल विच ऑफ दीज आर द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो 4 बताई हैं, ऑल ऑफ दीज आर द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। पहली आ गई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ठीक है। देन आ गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, देन आ गया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देन आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑल ऑफ दीज आर द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और डिटेल में ये भी है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर एस्टैब्लिश इन 1944 एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स सेटलमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1956 एज अ सब्सिडरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक।
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस एंड टेल विच ऑफ दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिएंगे जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? ठीक है, और करेक्ट आंसर है इसका कि एक तो आ गया कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बाकी कॉर्पोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन दूसरी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI 1997 to 2000, ठीक है, वेंट टू होम। आंसर है कि इट वेंट टू इंजीनियरिंग सेक्टर। ठीक है ना, लार्जेस्ट सेक्टर FDI का 1997 से 2000 में ये इंजीनियरिंग सेक्टर में गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट नेम ऑफ द WTO वाज। आंसर है कि इट वाज GATT, GATT GATT। ठीक है, कि द अर्लीस्ट नेम ऑफ WTO वाज GATT मीन्स जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, हाँ, GATT वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 30 अक्टूबर 1947 इन जेनर, GENR, जेनर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दिस GATT वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1 जनवरी 1995। 1995 में ये WTO बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आंसर है नारासिम्हन कमेटी। ठीक है, कि द कमेटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज नारासिम्हन कमेटी। ठीक है, फर्स्ट नारासिम्हन कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1991 to look all aspects of Indian financial system. Then second Narasimhan committee was formed in 1998 to review the progress of implementation of the banking reforms in 1992 to further strengthen the financial institutions in India. Next question है the theme of the World Development Report 2001 is। आंसर है कि 2001 में जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसकी क्या थीम थी? तो आंसर है कि इट वाज अटैकिंग पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स व्हाट। आंसर है कि इट रिप्रेजेंट्स द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, हाँ, कि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है? ये होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो और सब्सिडीज ऐड कर दो, वो नेशनल इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हाँ, और रीज़न वाली जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन स्टेटमेंट की। ठीक है, तो असर्शन स्टेटमेंट है कि इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड एट एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 50% सिंस 1995 टू 1956। 1995 से 96 के दरमियान में इंडिया के जो हैं वो इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो हैं वो इंक्रीज़ हुआ एवरेज ग्रोथ रेट 50% पे। ठीक है, रीज़न था कि इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज वर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेंटेन्ड इंटरनेशनल क्वालिटी। ठीक है, इन वजह से ये इतना एक्सपोर्ट हुआ सॉफ्टवेयर का। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, तकरीबन 112 क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।